हेलो गाइस, की खबर? सुपर भाल। तो तुम लोगों का जो रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करवाइए मेंस मैराथन में, बिल्कुल मैंने बोला था हर सब्जेक्ट का करवाऊंगा मैं। आज मेंस मैराथन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड हम दो क्वेश्चन करेंगे और उन दो क्वेश्चन से ना हमारा जो डिमांड है मेंस का इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो डिमांड फुलफिल हो जाएगा। फिर तुमको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर कोई भी कंसर्न दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है कि हाँ हमारा मेंस तो सिक्योर हो ही जाएगा, ये तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या है, पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि द राइज ऑफ, पढ़ो एक बार, द राइज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया can be attributed to a complex blend of socio-political, economic and cultural factors. Analyze. एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन में थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड डाल देता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स ब्लेंड इसलिए मैंने डाला, बट इससे परेशान नहीं होना है। आपको समझना है कि मेन पर्पस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि देखो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स मॉडर्न इंडिया में हो रहे थे, अब तुम्हें पता है ना कि किस मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये अर्ली 19th सेंचुरी या लेट 18th सेंचुरी से जो चीजें स्टार्ट हो रही थी मिड 19th सेंचुरी तक चलेंगी। याद करो 1857 के रिवॉल्ट के बाद मैंने बताया तुम्हें, याद रखना कि क्वीन ने प्रॉमिस किया था कि साहब हमारा हनीमून पीरियड ऑफ सोशल रिफॉर्म खत्म हो गया, अब हमको नहीं मतलब है इंडियंस के सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में रिफॉर्म करने से, हम रिफॉर्म करेंगे और तुम उसको एक फैक्टर बना के रिवॉल्ट कर दोगे। तो इसलिए ये जो भी रिफॉर्म है ये लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी से रिलेटेड है। उसके बाद ब्रिटिश नहीं आने वाले हैं दिमाग लगाने के लिए, है ना। उसके बाद इंडियंस खुद खुद थोड़े अपने दम पर करेंगे, बाकी फिर नेशनल मूवमेंट का फेज चलते जाएगा। लेकिन उस नेशनल मूवमेंट के बीच में भी हम ढूंढेंगे कहां कहां पे रिफॉर्म मूवमेंट दिख रहा था। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी को हम सोशल रिफॉर्मर बुला सकते हैं क्या, या सिर्फ उनको हम नेशनल मूवमेंट के लीडर बुलाएंगे, तो मोर देन 70-80% ऑफ द एस्पिरेंट वो तो बोलेंगे कि साहब वो तो नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, महात्मा गांधी थे, बिल्कुल नेशनलिस्ट लीडर थे, बट साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म में भी उनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये चीज समझना है ना। और आज क्वेश्चन में भी तुमसे देखो वही डिमांड कर रहा है, सिर्फ तुमसे ये नहीं बोला कि सोशल फैक्टर्स बताओ, एग्जामिनर ने साथ में लिख दिया सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर बताओ। मतलब सोशल फैक्टर समझाना है, साथ में मुझे ना उसका पॉलिटिक्स से भी रिलेशन, इंडिया के नेशनल मूवमेंट से रिलेशन तुम बताओगे। ये एग्जामिनर पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इकोनॉमिक फैक्टर्स बताओ। सोशल फैक्टर तो हम बताते हैं कि सोसाइटी में कास्ट रिडन सोसाइटी थी, अनटचेबिलिटी ज्यादा थी, सती सिस्टम था। इकोनॉमिक रीजन बताना भूल जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी बताना है, एंड साथ में कल्चरल फैक्टर्स भी। ऐसे फैक्टर्स बताने हैं इन तीन हेडिंग्स में जिससे कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था। ठीक है, दिस इज द पर्पस, दिस इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, इसी स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बताया गया है कि पहले इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन देकर स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन तुम्हारा मेरा नहीं, जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका। और ये कीवर्ड मत मेंशन कीजिएगा एग्जामिनेशन में, ये बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंट्रोडक्शन किसका? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का, है ना। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो कि मैंने यहाँ पैराग्राफ के फॉर्म में, शॉर्ट पैराग्राफ के फॉर्म में दो पार्ट में ब्रेक करके तुम्हारे लिए दे दिया है। तो सिंपल एक इंट्रोडक्शन तुमने बता दिया कि साहब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थे मॉडर्न इंडिया के या 19th सेंचुरी के, तो ये क्या था, ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिफॉर्म तो दिस वाज रिफॉर्म इन इंडियन सोसाइटी, the social and religious life of Indians। यही है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो क्या था इनके लाइफ में ऐसा जो रिफॉर्म करना पड़ा? टू फ्री इंडियन सोसाइटी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स
प्रैक्टिसेस, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस से फ्री करना। ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस एक मोस्ट फेमस, एक बहुत बड़ा सोशल एविल, सती, पुअर कंडीशन ऑफ विडो, पुअर स्टेटस ऑफ विडोज, ये थी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस। ये प्रॉब्लम था इंडियन सोसाइटी के साथ। इंडियन सोसाइटी के साथ एक बहुत बड़ी बात थी अनटचेबिलिटी की, कास्ट रिडन, रिजिड कास्ट सोसाइटी। और देखो गांधी ने इसके लिए हरिजन वर्क किया था ना आगे, इसलिए मैंने बोला कि गांधी को भी हम सोशल रिफॉर्मर के रूप में कंसिडर करेंगे, राइट। अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाने के साथ ही 1930s से गांधी ने सोशल रिफॉर्म का भी काम किया था। तो यही सारे चेंजेस, इंडियन सोसाइटी को इन चीजों से फ्री करने का काम, छुटकारा दिलाने का काम, यही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। दिस इज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हुआ ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, व्हाई? क्या इसके पीछे रीजंस थे, क्या इसके पीछे फैक्टर्स थे? और यही तो तुम्हारा आज का क्वेश्चन है। सो एग्जामिनर के माइंड को समझो। एग्जामिनर ना तुमसे दो टाइप के क्वेश्चन करेगा इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा फैक्टर्स, जो आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पहले फैक्टर्स तो समझ में आ जाए। दूसरा क्या पूछेगा, इंपैक्ट। और ये फैक्टर और इंपैक्ट के बीच में हम लोग कुछ लीडर्स का नाम पढ़ लेंगे जिन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे वो ईश्वर चंद विद्यासागर हो, या फिर वो सर सैयद अहमद खान हो, या फिर वो विवेकानंद हो। इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। इनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा एग्जामिनर, उसको भी पता है कि एस्पिरेंट रट के जाते हैं कि भाई राजा राम मोहन रॉय ने पहले आत्मीय सभा बनाया, वही ब्रह्म सभा बना, वो ब्रह्म समाज बना। उसको भी इतना पता है कि रट के एस्पिरेंट जाएगा, इसलिए वो तुमसे नहीं पूछने वाला। और रट्टाबाजी जो लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं ना, दूर रहो, फायदा नहीं है उससे। एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि मुझे फैक्टर समझाओ, क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, क्या इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी में, प्रेजेंट डे 19th सेंचुरी के सोसाइटी में और प्रेजेंट डे मॉडर्न इंडिया में भी, वो समझाओ मुझे। अब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, दिस इज द डिमांड, ये डिमांड है। अब ये समझना है तुम्हें, ठीक है। आज हम लोग पहले ये वाला काम निपटाते हैं, फैक्टर्स वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाइए क्वेश्चन पे फिर। तो इंट्रोडक्शन तुम्हें समझ में आ गया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, एक बेसिक 2.5 लाइन का बताने का। देन ब्रेक करेंगे, ज्यादा लंबा पैराग्राफ नहीं बनाएंगे जीएस के आंसर में। ब्रेक करके मैं ये बताऊंगा कि सब मुझे ये भी पता है कि जो रिफॉर्म मूवमेंट थे ना, वो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने चलाया था। नाम भी बता दिया तुमने, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज भाई राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, सर सैयद अहमद खान। जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं तुम्हें उसके बारे में मालूम है, सबका नाम नहीं लिखना है, बस 2-4 के नाम लिख के हमने बता दिया कि हमको मालूम भी है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस थे। इनको एक्सप्लेन भी करने नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ये तो रट के जाते हैं क्लास से। अब उनको वो नहीं समझाया गया कि आपको आंसर में फैक्टर पूछ रहा है, आप ब्रह्म समाज का एक्सप्लेनेशन मत लिख के आइए, नहीं मार्क्स मिलेगा। फैक्टर पूछ रहा है वो समझा के आइए। हाँ, ब्रह्म समाज को यूज करिए ना, आगे मैंने भी यूज किया है, लेकिन यूज करो उसका, बस ब्रह्म समाज के पॉइंटर्स लिख के मत आ जाओ। ओके, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट के आगे फिर क्या, इस पार्ट के आगे हम क्वेश्चन के डिमांड पर आगे कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए वो एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड थे, वो रिजल्ट था इन फैक्टर्स के। पहला हेडिंग हमने बनाया सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसा क्वेश्चन में भी था। नंबर 1 डाला, नंबर बुलेट्स यूज किया करो, डॉट, हैश मार्क, एरो ये नहीं यूज करो बुलेट्स बनाने के लिए। तो सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर पूछ रहा है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सोशल रीजन को द देन इंडिया के पॉलिटिकल पार्ट से, द देन इंडिया के जो भी इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था, उससे कनेक्ट करके बताना है। तो वही मैंने यहाँ किया कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करने तो यही आए थे,
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आए हुए लुटेरे पैसा लूटने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया ही, साथ इंडियंस को उनके पॉलिटिकल राइट्स से भी दूर कर दिया। और इन सब के वजह से सोसाइटी ऐसे कंडीशन पर पहुंच गई थी कि अब एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट होना सोशल लाइफ में भी वो जरूरी था, वो होने वाला था, उसको नहीं टाला जा सकता था। ठीक है, अब एग्जाम्पल देना मैंने शुरू किया पॉलिटिकल और सोशल को कनेक्ट करके। क्या मैंने एग्जाम्पल दिया कि नेशनलिस्ट फिगर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, बस इनका नाम यूज कर रहा हूं मैं, इनके डिटेल्स अभी नहीं दे रहा हूं, स्वामी विवेकानंद और बाद में जाके लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी जैसे लोग, इन लोगों ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ सोशल रिफॉर्म के लिए भी लोगों को मोबिलाइज किया। अब तुम बोलोगे कि सर कैसे मोबिलाइज किया, क्या इसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल एग्जाम्पल है, साथ में एग्जाम्पल भी देंगे। देखो एग्जाम्पल मैं तुमको दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो। राजा राम मोहन रॉय की बात की ना, तो राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड फॉर मॉडर्न एडुकेशन, और इस मॉडर्न एडुकेशन से तुमको दो फायदे होने हैं। एक तो तुम सोशल रिफॉर्म की बात करोगे, तुमको समझ में आएगा कि सती जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, वो काम हो गया। साथ ही साथ मॉडर्न एडुकेशन से तुम डेमोक्रेसी के आइडियाज समझोगे, मॉडर्न एडुकेशन से तुम अपने फंडामेंटल राइट्स जैसी चीजों को समझना शुरू करोगे, मॉडर्न एडुकेशन से आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वैल्यू समझ में आएगी। हो गया ना नेशनल मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग। साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मैंने लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, है ना, ये दोनों स्वामी जी जो हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने क्या रियलाइज करवाया, दे मेड इंडियंस रियलाइज द ग्लोरियस पास्ट, कि भाई हमारा जो पास्ट है ना वो काफी ग्लोरियस है। जब ब्रिटेन में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हमारे यहाँ बच्चा बच्चा वेद का, उपनिषद का, स्वामी विवेकानंद ने ही तो वेदांत फिलॉसफी के बारे में बताया था। हमारा बच्चा बच्चा फिलॉसफी की बातें कर रहा था, वेद का नॉलेज, वेद खुद सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो पढ़ रहा था, वो सीख रहा था। तो हमारा ग्लोरियस पास्ट है, उस ग्लोरियस पास्ट को रिवाइव करने की जरूरत है। तो इस ग्लोरियस पास्ट से ना तुम सोसाइटी के एविल्स को छोड़ोगे, बल्कि साथ साथ तुम इंडिया पे जो उन लोगों ने इंपोज कर दिया था ना, एक सोशल बॉयकॉट टाइप का, एक सोशल स्टिग्मा लगा दिया था इंडियंस के ऊपर कि हम इंडियंस को कुछ नहीं आता, सब हैं हम लोग, अनसिविलाइज्ड हैं, ब्रिटिश सिविलाइज करने आए हैं, इससे भी छुटकारा मिलेगा। तो दैट वाज देयर कंट्रीब्यूशन कि वो सोशल रिफॉर्म भी कर रहे थे, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनलाइटमेंट का भी काम कर रहे थे, नेशनल मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। यही एग्जांपल्स आपको लिखने हैं और इस तरह से आपका भी ये वाला पॉइंट हो जाएगा कंप्लीट, राइट। सोशल और पॉलिटिकल दोनों फैक्टर कनेक्ट कर दिया मैंने। फिर दूसरा एग्जांपल देखो। अच्छा, गांधी और तिलक की बात कर रहे हैं, तो गांधी और तिलक की बात क्यों किया मैंने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी मूवमेंट के मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में से एक, उन्होंने, उनके लीडरशिप में इंडिया में आर्ट फॉर्म को भी रिवाइव किया गया। उनकी लीडरशिप में विमेन को इंडिया के नेशनल मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेट करना अलाउ किया गया। तो अब विमेन अपने घरों से बाहर निकलकर स्वदेशी मूवमेंट में रोड पर आकर पार्टिसिपेट कर रही थी। इनसे उनके सोशल लाइफ में तो चेंज हुआ ही साथ नेशनल मूवमेंट का भी पार्ट बनी, पॉलिटिकल काउज भी साथ में जुड़ गया, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। गांधी जी सेपरेट इलेक्ट्रेट का अपोज कर रहे थे, तो वो एक पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अपोज कर रहे थे, तो चाह रहे थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, बिना सेपरेट इलेक्ट्रेट मिले। सोशल रीजन भी, सोशल पॉलिटिकल दोनों फैक्टर अटैच हो गए। गांधी का हरिजन वर्क, यही तो तुमको बताना था, यही तो एग्जाम्पल देना है यहाँ पे। दूसरा देखो, इंडियाज रिजिड कास्ट सिस्टम। अब ये भी एक सोशल एविल है, और इंडिया के इस रिजिड कास्ट सिस्टम के लिए बोल्ड जहां जहां पे मैंने किया है, तुमको अंडरलाइन करना है अपने आंसर में।
सॉरी, हाँ जी, इंडिया के रिजिड कास्ट सिस्टम जो कि एक सोशल एविल था, तो सोशल फैक्टर तो हमको मिल गया है, लेकिन उस सोशल एविल को हटाने के लिए ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों ने एडुकेशन का प्रमोशन करना शुरू किया। इन लोगों ने एडुकेशन के प्रमोशन के साथ साथ इंटरकास्ट डाइनिंग शुरू की कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ बैठकर सामूहिक भोज खाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना शुरू किया, और इन सब चीजों के लिए लीगल रिफॉर्म्स के भी सपोर्ट में रहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से अगर बात करनी पड़े तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात भी करते थे, उनसे लॉज में भी चेंजेस करवाते थे, अगर कोई लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी करवा रहे हैं, ताकि सोशल लाइफ में चेंजेस हो विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर प्रेजेंट होना और बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले जैसे लोगों का प्रेजेंट होना, तो सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों फैक्टर्स मिलाकर इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट आगे चल रहा था। एक और एग्जांपल, विमेन को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? विमेन की कंडीशन भी बुरी थी। विमेन को ना तो एडुकेशनल राइट दिए जाते थे, ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट दिया जाता था, ना अपने पार्टनर को चूज करने का राइट है, सती जैसा सिस्टम था, विडोज की कंडीशन खराब थी। तो ये सब तो सोशल फैक्टर्स हो गए। अब उन सोशल फैक्टर्स से लड़ने के लिए पंडित रमाबाई जैसे लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग, ज्योतिराव फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले जैसे लोग, इन लोगों ने ना सिर्फ इंडियंस को इन सोशल एविल्स के बारे में अवेयर किया, बल्कि ब्रिटिश के पास भी गए और उनसे बोला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास करो। विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो एक तरफ विमेन एडुकेशन भी प्रमोट कर रहे हैं, विडोज के लिए भी काम कर रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी यूज कर रहे हैं। ब्रिटिश के पास भी जा रहे हैं कि देखो, जब तक आप लोग एक्ट नहीं बनाओगे तब तक विडोज का रीमैरिज पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए विडोज के रीमैरिज को पॉसिबल बनाना है, आप एक्ट बना दीजिए। सोशल फैक्टर पहले से प्रेजेंट है, मैं लोगों के बीच जाऊंगा, स्पीच देकर लोगों को समझाऊंगा कि विडोज को भी रीमैरिज करने का राइट है। ऐसा जो एक सोशल, एक जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ चलता था, सुपर स्टिशन चलता था कि उस लड़की की किस्मत खराब थी इसलिए उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बात लोगों को समझाऊंगा, लेकिन ये बात लोगों को सिर्फ समझाने से नहीं होगा, आप एक एक्ट भी बना दो, मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे दो, इससे विमेन की कंडीशन में इंप्रूव कर दूंगा। आप अलाउ करो, लीगली ऑफिशियली अलाउ करो कि विमेन के लिए स्कूल एंड कॉलेज होंगे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले दोनों मिलकर। तो मैं पॉलिटिकल सपोर्ट भी लेकर, साथ ही साथ सोशल फैक्टर जो है उनको यूज करके मैं इंडिया में सोशल रिफॉर्म लेकर आऊंगा। ये था सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, इस तरह से तुमको समझाना है पहले वाले पार्ट में। दूसरा आ जाओ इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन रूल का एक प्राइम मोटिव था प्रॉफिट कमाना, जितना पैसा हो सके उतना पैसा कमाना, पेट नहीं भरता था उनका, है ना। और उसके लिए हमने देखा था उनके, जैसे यहाँ मैंने परमानेंट सेटलमेंट का एग्जांपल दिया है, रैयतवारी महालवारी का मैंने एग्जांपल दिया है, कि ऐसे सेटलमेंट्स के वजह से, परमानेंट सेटलमेंट हो गया या फिर रैयतवारी महालवारी हो गया, इन सब के वजह से, है ना, ये जो रिवेन्यू मेथड्स हैं ब्रिटिश के, रिवेन्यू मेथड्स, तो रिवेन्यू मेथड्स लाइक परमानेंट सेटलमेंट, लाइक रैयतवारी, इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ोगे ये, महालवारी। अब इन सब के वजह से इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है लोगों के ऊपर, और ये इकोनॉमिक बर्डन जो कि पहले से ही सोशल डिवाइड है सोसाइटी में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल डिवाइड को और ज्यादा बड़ा बना देगा। जो अनटचेबल्स थे, जो लोअर कास्ट से जिनको कंसिडर किया जाता था तभी, उनके पास पहले से इकोनॉमिक राइट्स कम होते थे, उनके पास पहले से इकोनॉमिक फ्रीडम कम होता था, अब उसके ऊपर और ऊपर से इकोनॉमिक बर्डन पड़ गया। तो पहले से दबे हुए हैं सोशल लॉज के वजह से, अब इकोनॉमिक लॉज के वजह से दब गए, और ज्यादा लाइफ बर्बाद हो गई, और ज्यादा कंडीशन खराब हो गया।
तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट था। फिर और इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे प्रेजेंट होगा? तो ब्रिटिश के आने से या यूरोपियंस के आने से इंडिया में फैक्ट्रीज लगनी शुरू होती, फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट होता है ऑन मॉडर्न लाइंस। अब मॉडर्न लाइंस में जब फैक्ट्री लग रही है ना, तो टाउन का फॉर्मेशन होगा। इन मॉडर्न लाइंस के फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए लोग वहां जाएंगे, तो जो अब तक गांव में रहने वाले विलेजर्स हैं, फैक्ट्री में वर्क करेंगे तो वर्कर्स बन जाएंगे। फैक्ट्री में वर्क करने तो जाएंगे, इनको वर्क तो मिलेगा, लेकिन इनकी लाइफ की कंडीशन नहीं इंप्रूव होने को होंगी, इनकी लाइफ और ज्यादा बेकार होती जाएगी इकोनॉमिक हार्डशिप के वजह से। अब ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने के बाद भी इनके लाइफ के इकोनॉमिक कंडीशन में ज्यादा सुधार नहीं आया, सोशल एविल्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सोशल और इकोनॉमिक रीजन दोनों इकट्ठा हो जाएगा और दोनों मिलकर फिर रिफॉर्म को सपोर्ट करेगा कि रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ भी हो गए। और क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रेजेंट मिलेगा आपको? और इकोनॉमिक फैक्टर, तो हम लोग एग्जांपल लेंगे किनका? हम लोग एग्जांपल लेंगे दादा भाई नौरोजी का। याद करो, दादा भाई नौरोजी ने बताया था अपने फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के बारे में, कि किस तरह से ब्रिटिश जो है इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं, एंड ड्यू टू देयर इकोनॉमिक ड्रेन the condition of Indians is becoming worse। कि ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में पहले से सोशल लेवल्स था, सिर्फ उसी के वजह से इंडियंस की कंडीशन खराब है। इनके इकोनॉमिक ड्रेन के वजह से जो सोशल प्रेशर पहले से था, उस सोशल प्रेशर पे इकोनॉमिक प्रेशर उल्टा आके पड़ गया है। तो कैसे इंडियंस की कंडीशन सही होगी? इकोनॉमिक फैक्टर भी जुड़ गया साथ में। यही काम तुमको करना था क्वेश्चन के इस सेकंड वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, राइट? आ जाओ यहाँ पे। वही चीज यहाँ पर मैंने तुमको समझाया अलग अलग पॉइंट बनाकर, कि इनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिसके वजह से एग्रेरियन डिस्ट्रेस अराइज होता है, मतलब फार्मर्स की कंडीशन खराब होती है, तो पीजेंट अपराइजिंग भी होंगे, फार्मर्स मूवमेंट भी होंगे, फार्मर्स रिवॉल्ट वाले सिचुएशंस देखेंगे उसके बारे में, लैंड रिफॉर्म की भी बात होगी, और साथ ही साथ वो लैंड रिफॉर्म वगैरह सोशल रिफॉर्म से कनेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देके हमको बताना है, तो हमने एग्जाम्पल दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती का, हमने एग्जाम्पल दिया बाबा रामचंद्र का। ये बाबा रामचंद्र ही गदरी बाबा हैं गाइज, गदरी बाबा, गदर मूवमेंट वाले गदरी बाबा। हमने एग्जाम्पल दिया एमके गांधी का, कि चाहे वो गदरी बाबा हो, बाबा रामचंद्र, या स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा वाले, या मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया के नेशनल मूवमेंट को लीड करने वाले, इनके पास इकोनॉमिक रीजन था, और इस इकोनॉमिक रीजन में इनको ये भी समझ में आता था कि इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से इंडियन की सोशल कंडीशन और ज्यादा पुअर होती जा रही है, और ज्यादा बर्बाद होते जा रही है, इसलिए इन दोनों चीज को साथ में एड्रेस करना जरूरी है। दिस वॉज द पर्पस ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया कि जो न्यूली एडुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास पर्सन था, जो कि फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहा है, जो कि ब्रिटिश ऑफिसेस में जाकर काम कर रहा है, ये देखो अंडरलाइन करो यहाँ, जो ब्रिटिश ऑफिसेस में, ब्रिटिश फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहा है, अब वो अपने इकोनॉमिक और सोशल राइट्स दोनों के लिए अवेयर हो रहा है, और अपने इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के लिए अवेयर होके वो क्या डिमांड करेगा? रिफॉर्म की डिमांड करेगा। आज तुम्हें गर्ल्स की एग्जांपल लेते हैं, जो गर्ल एस्पिरेंट अभी इस क्लास को देख रहे हैं, तुम्हें सिर्फ अपने इकोनॉमिक लाइफ को ही नहीं इंप्रूव करना है एक अच्छी नौकरी लेकर, एक अच्छी जॉब लेकर, बल्कि तुम ये भी चाहती हो कि कल को जब मैं सर्विसेज में जाऊंगी तो अभी भी विमेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं, चाहे वो जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स हो, जेंडर रिलेटेड इंसिडेंट्स हो, चाहे वो डॉरी के लिए एक नई वधु को जला देने की बात हो, एक नई दुल्हन को, या डॉरी मांगने की बात हो, या सड़क पर ईव टीचिंग की बात हो, या ईव टीचिंग की बात हो, या फिर हीनियस क्राइम्स, रेप्स की बात हो, है ना? ये सोशल एविल्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर दोनों रीजन है जिसके वजह से तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हो। एक तो सोशल रिफॉर्म भी तुम अपने हद से करना चाहती हो, जितना तुमसे होगा, मेल भी करना चाहते, मेल कैंडिडेट्स भी, और साथ ही साथ तुम अपने लाइफ का इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी चाह रहे हो एक अच्छी नौकरी लेकर। इनको भी तो वही चाहिए था।
ये न्यूली एडुकेटेड पीपल जो कि अर्बन प्लेसेस में रहते थे, अर्बन सोसाइटीज में, ये अपने इकोनॉमिक राइट को लेकर तो अवेयर हुए ही, साथ ही साथ सोशल राइट से भी अवेयर थे कि हमारा सोशल कंडीशन इंप्रूव तब तक नहीं होगा जब तक ये इकोनॉमिक कंडीशन नहीं इंप्रूव होते। दोनों फैक्टर साथ में आ गए। और इसमें वही दादा भाई नौरोजी का एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसमें मैंने गोपाल कृष्ण गोखले का एग्जाम्पल तुम्हारे लिए ऐड कर दिया। ये देखो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका पर्पस ही था इंडियन को प्रिपेयर करना। किस चीज के लिए प्रिपेयर करना? कि भैया आप पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल वेलफेयर के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, तो दिस वाज द इकोनॉमिक फैक्टर जो कि सोशल फैक्टर के साथ चल रहा था एंड रिस्पॉन्सिबल बना किसके लिए? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं कल्चरल फैक्टर्स पे। तो कल्चरल फैक्टर क्या है? कल्चरल फैक्टर वही कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज वाले, उन्होंने इंडियंस को बोला कि गो बैक टू वेदास, वेद की तरफ वापस चलो। क्योंकि जो वैदिक सोसाइटी थी, अर्ली वैदिक सोसाइटी कहने का उनका मतलब था, उस सोसाइटी में कोई सोशल लेवल नहीं था, वहां पे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस नहीं थे। हिस्ट्री क्लासेस में भी तुम्हें बताया है मैंने, आगे भी पढ़ोगे कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में ना तो कास्ट सिस्टम था, ना अनटचेबिलिटी थी, वुमेन का कंडीशन अच्छा था, मतलब उनके पास एजुकेशनल राइट्स थे, अपने पार्टनर को चूज कर सकते थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स था, इकोनॉमिक राइट्स था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी। तो यही स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कल्चरल फैक्टर बनाकर कि देखो हमारा कल्चर तो बहुत ही ग्लोरियस कल्चर है, बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है, हमें उस ग्लोरियस पास्ट को रिवाइव करने की जरूरत है। गो बैक टू वेदास, वेद की तरफ वापस चलो। इसलिए आर्य समाज बनाया उन्होंने, आर्य को बेसिक मान कि हम ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पे किसी भी टाइप के सोशल लेवल्स नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये इंडियंस को मोटिवेट भी करेगा। कहा जाता है गाइज कि स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्वराज के बारे में बात की थी कि इंडिया इज फॉर इंडियंस। स्वराज की बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहली बार की थी। लेकिन अब बात वही हुआ कि हम इनको सिर्फ सोशल रिफॉर्मर के नाम से तभी जानते थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट के इनका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा लोगों ने नहीं समझा, इसलिए सिर्फ सोशल रिफॉर्मर में ही ये बात चलती गई। आगे जाके जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर जब फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बोलेंगे, जब 1906 के कलकत्ता सेशन में कांग्रेस अपना गोल डिक्लेयर करेगी, तो स्वराज बात पॉलिटिकल स्फीयर में भी डिस्कस होना शुरू होती है। अदरवाइज पहले इन्होंने भी बोला था। तो इनका सोशल रिफॉर्म करना इंडिया के नेशनल मूवमेंट को भी साथ में सपोर्ट कर रहा था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो उन्होंने रामकृष्ण मिशन का एस्टेब्लिशमेंट किया, जब रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया था ना, तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे अब साधु लोग भी स्कूल चलाएंगे क्या? बिल्कुल चलाएंगे। 7 बच्चों से शुरू किया था स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को, और 7 बच्चों से 7 स्टूडेंट से 7 बच्चों से शुरू करके आज उसको इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाया। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद को भरोसा था कि इंडिया के ग्लोरियस पास्ट में जो वेदांत फिलॉसफी है, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद करते थे, जो इंडियन लर्निंग्स है, इंडियन नॉलेज है, वो अगर इंडियन को मिले तो इंडियन ना सिर्फ अपना कल्चरल अपलिफ्टमेंट करेंगे, ना सिर्फ सोशल लेवल से बाहर निकलेंगे, बल्कि इंडियंस इस लायक भी हो जाएंगे कि वो ब्रिटिश की गुलामी नहीं सहेंगे, ब्रिटिश की गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे। शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद ने यही किया था ना गाइज। उनको 2 मिनट का समय मिला था, उन्होंने क्या बोला? प्रिय भगिनी एवं भगनों, मतलब बहनों और भाइयों। मोदी जी से पहले वो भाइयों बहनों बोलते थे, तो उन्होंने अपने कल्चर को नहीं बोला, वो अमेरिका में शिकागो में हाथ जोड़कर भाइयों एवं बहनों बोल रहे हैं। और सामने जो सारे यूरोपियन बैठे थे ना, उनको लगा कि अरे मेरे को भाई कैसे बोल दिया, बहन कैसे बोला, हम लोग तो एक दूसरे को सर मैम बोलते हैं। देखो ये कितनी बड़ी बात थी। आज हम दुकान में जाते हैं ना, तो किसी को बोलते हैं ना दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू अंकल आंटी। ये वही दिखाता है कि हम अपने से अनजान से भी, जिनको तो हम पैसे देकर सामान खरीदे हैं, उनको अभी रिस्पेक्ट करते हैं। यही भारतीय परंपरा है, यही इंडियन कल्चर है। और इस इंडियन कल्चर को रिवाइव करवाने का काम स्वामी विवेकानंद कर रहे थे, जिससे कि इंडिया के सोशल लेवल्स भी खत्म हो और इंडियंस ये समझें कि दे आर एबल देमसेल्व्स, दे कैन रन दिस कंट्री। ठीक है, इस चीज के लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इन सब पे जोड़ दिया। हम रविंद्रनाथ टैगोर का भी एग्जाम्पल लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनके शांति निकेतन से
इनके शांति निकेतन से मॉडर्न एडुकेशन इंडियंस को दिया गया। ये मॉडर्न एडुकेशन साइंटिफिक प्लस गुरुकुल मोड दोनों पे चलते थे। साइंटिफिक मतलब गुरुदेव के शांति निकेतन में गुरुदेव ने बिल्कुल नहीं बोला कि सिर्फ वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाई कीजिए, आप इंग्लिश में भी पढ़ाई कीजिए, आप साइंस की भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इंडिया का वो गुरुकुल मोड मत भूल जाओ जब स्टूडेंट का रिलेशन नेचर के साथ भी होता था, जब सब लोग बिना कास्ट सिस्टम के एक साथ बैठकर गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा के घर का हो या फिर वो किसी नौकर के रंक के घर का हो, जहां पे किसी दो लोगों के कास्ट को देखकर उनको साथ बैठने से नहीं मना किया जाता था। ये था गुरुकुल मोड ऑफ एजुकेशन, और साथ में उसको साइंटिफिक एजुकेशन के साथ ऐड कर देना, इंग्लिश एजुकेशन भी देना, मॉडर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ाना, वेस्टर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ाना। ये था गुरुदेव का शांति निकेतन। तो इन सब चीजों की वजह से एक कल्चरल फैक्टर भी प्रेजेंट था, जिन कल्चरल फैक्टर की वजह से रिफॉर्म मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाए। हम मुस्लिम सोसाइटी का भी एग्जांपल लेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी में अलीगढ़ मूवमेंट चल रहा था। ऊपर एग्जांपल दिया था ना आंसर में टॉप पर ही, अलीगढ़ मूवमेंट बाई सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अरे यार देखो 19th सेंचुरी आ गई है, मुस्लिम पॉपुलेशन को हिंदूज के बराबर अगर राइट्स चाहिए ना तो इसके लिए सल्तनत एस्टेब्लिश नहीं करना है। ये जो तुम्हें ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम उलेमाज बताते हैं कि हम सल्तनत एस्टेब्लिश करेंगे, फिर से इस्लामिक रूल लाएंगे, तब हमको बराबर राइट्स मिलेगा, नहीं, ये सब बेवकूफी की बात है। हमको कैसे बराबर राइट्स मिलेगा? हमको बराबर राइट्स मिलेगा मॉडर्न एजुकेशन से एंड सोशल रिफॉर्म से। मुस्लिम पॉपुलेशन भी बराबर पढ़ेगी, वो भी स्कूल जाएगी, मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करेगी, तब जाके उनको ब्रिटिश ऑफिसेस में भी जगह मिलेगी, उनको आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज में भी जगह मिलेगी, आर्म्ड फोर्सेस में भी सीनियर पोजीशन पे पहुंचाया जाएगा, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर भी बनेंगे। दैट वाज द पर्पस ऑफ सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट का यही पर्पस था। ठीक है, तो कल्चरल तरीके से भी, कल्चरल फैक्टर्स को भी रिवाइव करके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पॉसिबल थे। यही तीनों चीज तुमको एक्सप्लेन करना था। फिर से एक बार मैं तुम्हें क्वेश्चन पर लेकर जा रहा हूं, अभी तक जो तुमने देखा फिर से अब एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि भाई हमें वो फैक्टर्स बताओ, 3 हेडिंग्स में फैक्टर बताओ, सोशियो पॉलिटिकल, तुमने सोशियो पॉलिटिकल बताया, इकोनॉमिक फैक्टर्स ने इकोनॉमिक फैक्टर्स बताएं, और इकोनॉमिक फैक्टर्स हर चीज से कनेक्ट किया, फार्मर से, फैक्ट्री वर्कर से, ऑफिस में जो लोग जा रहे थे उनसे भी। कल्चरल फैक्टर्स बताओ, तो कल्चरल फैक्टर्स के लिए हमने आर्य समाज का एग्जाम्पल दिया, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया, हमने दयानंद सरस्वती का एग्जाम्पल दिया, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया, और मुस्लिम सोसाइटी में जाकर हमने सर सैयद अहमद खान का भी एग्जाम्पल दिया। और इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को लीड करने वाले, गुरुकुल मोड के साथ साथ लीड करने वाले, हमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एग्जाम्पल दिया। तो एग्जाम्पल के साथ हमने अपने इस आंसर को कंप्लीट किया है, बेटर स्कोरिंग आंसर होगा। अब तुम्हारे पास ये डिस्कशन है, तुम्हारे पास ये कंटेंट है आंसर लिखने के लिए, ये रहा क्वेश्चन, आंसर लिखो, और जो ईमेल आईडी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था अभी भी फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस ईमेल आईडी पे आंसर भेजो, इवेलुएट करवाओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो एक रिमेनिंग पार्ट है, कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में ये हम आर्य समाज की बात जो कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की जो बात कर रहे हैं, इन लीडर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था उसको भी हम देखेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ इम्पैक्ट क्या हुआ वो देखेंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हमारा मेंस का काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।